सुधांशु जी, उन्होंने हिंसा की निंदा तो जरूर की, लेकिन उन्होंने सीधे कहा कि आप लोग चाहते हैं बस इसी पर चर्चा होते रहे। अभी एलपीजी और उसकी कीमतों पर बहस करेंगे तो बीजेपी कहेगी कि नहीं, उस पर तो हम गैस नहीं दे सकते हैं जी, लेकिन इस पर अगर चर्चा करेंगे तो बीजेपी फौरन गैस दे देगी। आप मुझसे पूछ रहे हैं अंजना जी? बिल्कुल बिल्कुल सुधांशु जी, उन्होंने कहा कि हिंसा एक है, मैं बोल सकता लेकिन सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को इशू बनाकर आप लोग महंगाई जैसा जो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसको कारपेट के नीचे डालना चाहते हैं। देखिए शुभांकर जी ने क्या बात कही, मैंने क्या शब्द प्रयोग किया। होना चाहिए। जून 2013 में हमारे कार्यकर्ता की पहले हत्या और अक्टूबर 2020 में, अरे मान्यवर ये तो 8 वर्ष से प्रक्रम चल रहा है। और ये पेट्रोल डीजल की क्राइसिस का मामला तो अभी आया है। पेट्रोल डीजल के ऊपर बात हो, हम लोग इसके ऊपर विधिवत बात कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा, फिर भी मैं रिमाइंड किए देना चाहता हूं। ये बताइए दर्शकों के लिए कहना चाहता हूं, ये पेट्रोल एक ऐसी चीज क्यों है जिसका देश के अलग अलग शहरों में अलग अलग दाम है? अगर मुंबई में 100 रुपए के आसपास हो, दिल्ली में 90 रुपए के आसपास है, तो क्यों है? क्योंकि अलग अलग राज्य सरकारों के अलग अलग टैक्स होते हैं। मोटा मोटी लगभग माना जाए कि 30% के आसपास, 30-32% केंद्र सरकार के पास आता है, राज्यों में 20 से लेकर कहीं 39% तक है, और 1/3 हिस्सा उसकी कॉस्ट में जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात यह भी देखिए कि पेट्रोल और डीजल पर अब सरकार का नियंत्रण समाप्त हो गया अक्टूबर 2014 में। यह कांग्रेस सरकार के जमाने का निर्णय था जो 2010 से होते हुए 2014 अक्टूबर में समाप्त हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो केंद्र का हिस्सा आता है, इसमें से वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार 42% फिर राज्यों में जाना है, यानी 30 रुपए में 12 रुपया फिर जाना है राज्यों को। और जो ऑयल बॉन्ड्स हैं उनका जो हिसाब चुकाना वो तो अलग है, हम ये नहीं कह रहे। देखिए अगर हम पेट्रोल प्राइसेस की बात करेंगे तो निर्णय आपका भी है, राज्य सरकारें आपकी भी है, हमारी भी है, सबको पता है ठीक है कि कोरोना काल में सरकारों की आर्थिक हालत इतनी खस्ता है। शुभांकर जी आ रही हूँ, रिजू जी आ रही हूँ, एक बार मुझे जयंत घोषाल जी से एक कमेंट लेने दीजिए। और ठीक है सुधांशु जी आ रही हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास फौरन। जल्दी से एक बार जयंतो जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या ये रिप्लाई देना चाहता हूं। ठीक है जल्दी से शुभांकर जी, जल्दी से छोटा सा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट किसका है? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जरूर स्टेट का अफेयर्स है, बट होम मिनिस्ट्री आज जो इतना इतना लेटर लिख रहा है 8 साल से क्यों बैठा था? मैच फिक्सिंग था? किस लिए आप चुप थे? 2016 में आप लोग, आपका दिलीप घोष कैसे जीता था? सुधांशु जी आप एक बार देख लीजिए, ज्ञान सिंह सोमोनपाल कैसे हारा था? इसलिए था जब आप लोग देखे थे जे कांग्रेस एंड लेफ्ट का अलायंस जीत सकता है। ठीक है शुभांकर जी, एक रात में ठीक है मैच फिक्सिंग है या नहीं? ठीक है, आपने एक था। सवाल उठाया मैच फिक्सिंग का, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन जयंत घोषाल आपसे सवाल मेरा ये है कि ये जो मतलब ये तस्वीर अपने आप में ऐसी है जो बहुत सवाल पूछ रही है। 85 साल की एक बुजुर्ग माँ, और उन खुद वो बता रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता आए और जो हुआ है, अब कहा जा रहा है कि नहीं ये डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा है। तो क्या अब ये साबित कर दिया जाएगा कि अपने ही बेटे ने मां को 85 साल के मारा, फिर ये कहलवाया उनसे कि टीएमसी के कार्यकर्ता थे? क्या इतनी राजनीति गिर गई है? कहां जा रहा है? देखिए अंजना जी, मैं मतलब कोई राजनीतिक दल के प्रतिनिधि नहीं हूं, लेकिन 35 साल का पश्चिम बंगाल के राजनीति का जो अनुभव है, मैंने देखा है कि राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल के जो संस्कृति है उसके साथ मतलब एकदम डीएनए में चला गया। और सीपीएम टेरर का जमाना हम देखे हैं, अभी तृणमूल कांग्रेस का जो जमाना है, इसमें क्या होता है, जो आपने सही बोले हैं कि जो डोमेस्टिक के जो इशू होता है पश्चिम बंगाल में क्या होता है, उसमें भी दो भाई का भी लड़ाई में एक भाई बीजेपी हो जाता है तो एक भाई तृणमूल हो जाता है। और एनी फैमिली डिस्प्यूट ऑल्सो इट बिकम्स पॉलिटिकल डिस्प्यूट, क्योंकि इतना हाईली पॉलिटिसाइज्ड स्टेट है और इतना हिंसा है जिसके लिए ये कंडेमेबल है, मतलब इसको कंडेम जरूर करना चाहिए। इसमें कोई राजनीति के ऊपर उठ के हमको कंडेम करना चाहिए। लेकिन अंजना जी एक सेंटेंस मुझे, आप इसको डोमेस्टिक वायलेंस कह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक कैसे होता है, मुझे पता है ना कि मान लीजिए कोई पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है, मतलब ऐसे है कि एक
जमीन लेके जो डिस्प्यूट होता है वो बिहार यूपी में भी होता है। मतलब क्या होता है, एक प्रोटेक्शन, एक हैव और हैव नॉट का लड़ाई में अगर रूलिंग पार्टी का प्रोटेक्शन किसी को मिल रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन मिल रहा है, तो दूसरे पार्टी दूसरी जगह चला जाता है, तो ये मिक्सअप हो जाता है। लेकिन ये में पॉलिटिकल वायलेंस हो जाता है, जो फैमिली वायलेंस भी पॉलिटिकल वायलेंस हो जाता है, जिसको पुलिस को रोकना है। लेकिन मुझे अंजना जी सिर्फ एक वाक्य में बोलना है कि अभी तो चुनाव अनाउंस हो गया है और अभी इट्स लेम डक सरकार है, इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन ने हटा दिया और जो ममता बनर्जी ने 2 दिन पहले रिक्रूट किया था उसको अभी इलेक्शन कमीशन हटा दिया। तो अभी तो जो सरकार चल रहा है, चुनाव का नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, योर प्रोएक्टिव गवर्नर, सब लोग है। इसके बावजूद भी अगर कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आज सिर्फ ममता को, अभी तो चुनाव आ गया है, ब्यूगल बज गया, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैरामिलिट्री फोर्स अभी डेली हर डिस्ट्रिक्ट में अभी आपको वो लॉन्ग मार्च चल रहा है। तो अगर पैरामिलिट्री फोर्स एक्टिव है, गवर्नर एक्टिव है, इलेक्शन कमीशन अभी हटा रहे हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को हटा दिया, ठीक है। तो अभी तो सरकार आपके हाथ में है।